आज के इस नौजवानों की सभा में हम सब के बीच में उपस्थित हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी, धर्म और राजनीति का एक सकारात्मक समन्वय के रूप में हमारे बीच में मौजूद स्वामी सुमेधानंद जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, अमरपाल जी, भाई धर्मवीर जी, आशा जी और आज के इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं युवा मोर्चे के सभी हमारे नौजवान साथीगण, उपस्थित बहनों भाइयों, मुझे बहुत लंबी बात नहीं कहनी क्योंकि जो मुद्दों की बात थी वो मेरे से पहले ठीक से चर्चा होगी। ये युवाओं का सम्मेलन है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऊर्जावान नौजवान भी हैं और कुछ बीच में बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, और मुझे लगता है उन बूढ़ों की फिल्म का नाम भी अभी तो मैं जवान हूँ है, क्योंकि वो भी देखने के लिए आए हैं कि युवा मोर्चा का सम्मेलन कैसा होता है, कैसी बात होती है। यहाँ पर चर्चा खूब हुई है, लेकिन मैं सबसे पहले हरियाणा की जमीन पर खड़ा हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ सर छोटूराम जी को। मुझे स्वामी जी याद दिला रहे थे कि इस देश में, इस प्रदेश में जिन्होंने समाज के लिए मजबूती के साथ अपनी थैली खोली और समाज के उत्थान का काम किया, ऐसे सर छोटूराम जी। बहुत सारे हमारे लोगों का जिक्र चौधरी रणजीत सिंह जी ने किया है। ये बात सत्य है कि चौधरी चरण सिंह जी वो शख्स थे जिन्होंने इस देश को एक अच्छा कृषि अर्थशास्त्र दिया। चौधरी देवीलाल जी से लेकर जो बदलाव के कारण बने, उसी परंपरा का निर्वहन चौधरी रणजीत सिंह जी कर रहे हैं। मैं जब कॉलेज में था, चौधरी देवीलाल जी को कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष की राजनीति के उस झंडे को बुलंद करते हुए देखा, क्योंकि इस देश में आजादी के 75 साल हो गए और उसमें भी लेखा जोखा करें तो 55 साल का हिस्सा कांग्रेस के हिस्से में आता है जब उन्होंने राज किया। इस देश की जनता के बीच में धारणा थी कि राज कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, और कांग्रेस पार्टी में भी कोई राज कर सकता है तो नेहरू गांधी खानदान कर सकता है। हिंदुस्तान की जनता को इस चीज से निकलने के लिए बरसों लगे, लेकिन मैं यहाँ इस मंच पर जो हमारे बीच में नहीं है, जो धरती पर मैं उन शख्सियत को याद करना चाहूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने कांग्रेस की उस अराजकता के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ बिगुल बजाया और समाज में लोक जागरण का काम किया। मित्रों, नौजवान साथियों, मैं अभी आया तो मुझे देखा कि सामने की तरफ एक कॉलेज है, नौजवान बच्चे बच्चियां खड़े थे। मेरे मन में एक प्रश्न आया, चुनाव का मौका है, क्यों न नौजवानों से बात कर लो। यहाँ जिक्र सब बातों का हुआ, राम मंदिर का हुआ, 370 का हुआ, जितने बदलाव देश में हुआ उनका भी हुआ। एक बार मेरे मन में आया कि नौजवानों से पूछो, और यहाँ जो नौजवान बैठे उनसे पूछो कि कॉलेज के विद्यार्थी के लिए जीवन में चुनौतियां बहुत है, पढ़ाई की भी है, रोजगार की भी, उसको भविष्य की आशंका भी है। लेकिन उस नौजवान से मैं पूछना जरूर चाह रहा था। हमारे यहाँ कहावत है कि जमीन चली जाए तो वापस आ जाती है, जमीन चला जाए तो वापस नहीं आता। मैं उन नौजवानों से पूछना चाह रहा था, क्या आपको भारत से प्यार नहीं है? क्या आपको तिरंगे से प्यार नहीं है? क्या भारत के संविधान से प्यार नहीं है? क्या भारत की धरती से प्यार नहीं है? तो क्या वो नौजवान इन सारी चुनौतियों के बाद इस बात को स्वीकार करेगा क्या, जिनकी सरपरस्ती में किसी विश्वविद्यालय में ये नारे लगते हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? इंशाअल्लाह मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान की किसी पंथ, कौम और मजहब का नौजवान देश के टुकड़े करने वालों के साथ जाएगा। और ये जो युवा मोर्चे का सम्मेलन है, नौजवानों का सम्मेलन, इसी बात का शंखनाद है, इसी बात की कोशिश है। देश में चुनाव आते और चले जाते,
कई बार हम उम्मीदवार पर वोट देते हैं, कई बार राहुल पर देते हैं, कई बार जाति बिरादरी पर भी देते हैं, कई बार आदि और नाराजगी पर देते हैं। लेकिन वोट का सदुपयोग और वोट की चोट, वोट का उपयोग इस देश और समाज को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए कामयाब हो सकता है। जिन लोगों को 55 सालों तक राज दिया, मैं इस हरियाणा के किसानों की धरती पर उन लोगों से पूछना चाहता हूं, इस देश के किसानों की सहूलियत का जो सबसे बड़ा काम हुआ था वो था किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार किसान कौम के लिए किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों की योजना, सपना होता था गांव शहर से जुड़ जाए, ये कल्पना से बाहर की बात थी। और मैं आज गर्व से कहता हूं, हिंदुस्तान का 80% छोटा किसान, जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है, छोटे किसान को, ये केवल एक प्रदेश की और देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। किसान के खाते में सीधे सीधे लगभग 12 करोड़ किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए जमा होता है। और इससे देश में बदलाव है। ये बच्चियां बैठी है, माताएं बहनें बैठी है, आप कल्पना कर सकते हैं, आप भी गांव से आते हो, मैं भी गांव से आता। मैंने अपनी दादी को देखा, अपनी भाभी को देखा, गांव में अंधेरा होने का इंतजार करती थी, बात तो छोटी लगती है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब लाल किले से आह्वान करता है कि माताओं बहनों की सुरक्षा, सम्मान और आरोग्य के लिए देश में स्वच्छ भारत मिशन चलेगा, और शौचालय की सौगात से आज माताओं बहनों का गांव गांव में जीवन बदला। ये सामान्य बात नहीं। एक समय था जब देश का प्रधानमंत्री कहता था कि 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसे कहा जाते, पता नहीं 15 पैसे पहुंचते। आज देश का प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजता है, 1 रुपया किसी दिव्यांग की छात्रवृत्ति का, किसी विद्यार्थी की छात्रवृत्ति का, किसी विधवा के पेंशन का, एक पैसा, एक पाई उसके खाते में जमा होती है। और ऐसा केवल 1 करोड़ लोग नहीं, 50 करोड़ लोगों के बैंक के खाते खुले और लोगों का जीवन बदला। ये सामान्य बात नहीं, और इसलिए पहचानना पड़ेगा हरियाणा के नौजवानों को, जिन लोगों को 55 साल तक कुर्सी दी, जिन रीजनल क्षेत्रीय पार्टियों को दिया, लेकिन इस हरियाणा की धरती पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ निकल होता है, जिस तरीके से भारत का स्वाभिमान बढ़ा, भारत की सेना का मान बढ़ा, और इसलिए ये तो पहचानना ही पड़ेगा कि 55 वर्षों तक जिन लोगों ने राज करके इस देश को लूटने का काम किया, इस देश को जाति, पंथ और मजहब के नाम पर बांटा, आज उनको उनसे बदला लेने का समय आया। कांग्रेस पार्टी को बार बार मंच पे भी लोग कह रहे थे ये झूठों की पार्टी है। आपके यहाँ भी फौज में बहुत लोग हैं, मैं बहुत दूर से नहीं है, पास की पड़ोस की राजगढ़ तहसील से हूँ, हमारे भी फौज में बहुत लोग नौकरी करते हैं। एक बार एक फौजी को छुट्टी की जरूरत थी, उसने अपने साथी फौजी से पूछा कि भाई मेरे को छुट्टी चाहिए, लेकिन अपना अफसर सख्त है, छुट्टी देगा नहीं, क्या करना चाहिए? बोले दादा को मार दे। बोले दादा को मार के तो पहले छुट्टी ले चुका, दादा मरा नहीं था, लेकिन दादा की मौत के नाम पर छुट्टी ले चुका। बोले दादी को मार दे, तो वो काम भी कर चुका। तो बोले क्या करो? तो भाई को और तो कोई इलाज नहीं, कोई भावनात्मक अपील अफसर से करनी पड़ेगी, कहते घरवाली बीमार। फौजी के बाद जज गई, अफसर के पास गया, सैल्यूट किया, दरखास्त दी। उसने कहा साहब मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरी घरवाली बीमार। अफसर ने कहा कि ठीक है, तेरी दरखास्त छोड़ता, थोड़ी देर में आना, बात करेंगे। वो घूम फिर के वापस आया, उसने कहा साहब मेरी छुट्टी का क्या हुआ? बोले भाई तेरे को छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले क्यों? बोले तेरी घरवाली से मेरी बात हो गई, वो बिल्कुल राजी खुशी है, चिंता करने की कोई बात नहीं। फौजी चकराया, उसने कहा कि एक बात कहना चाहता हूँ, छुट्टी दोगे नहीं तो आपकी मर्जी है, लेकिन झूठा तो मैं बहुत हूँ, पर तू मेरा बाप निकला। मैं तो कुंवारा हूं, मेरी तो शादी नहीं हुई थी, बात किससे हुई? ये कांग्रेस पार्टी के लोग झूठ का महल करते हैं, और ऐसा चश्मा हिंदुस्तान की जनता को लगाए रखा। हमारे ठाकुर साहब थे, उनकी घोड़ी थी। अब वो घोड़ी धीरे धीरे ठाकुर साहब के काम के नहीं रहते, टांगे वाले को थे। अब ठाकुर साहब के तो ठीक चलती थी, टांगे वाला तो रोज जोतता, कमाई करता और उसको खुली छोड़ देता।
अब घोड़ी कमजोर हो गई तो उसने कहा कि मेरी तो रोजी रोटी का सवाल होगा, क्या करूं। तो किसी शाणे ने सलाह दी, देख भाई ठाकर साहब की तो हरिहरी चलती थी इसलिए वो हस्तपुष्ट थी, हड्डी कट्टी थी, लेकिन अब एक उपाय तो तेरे को करना पड़ेगा। तू हरा तो नहीं चला सकता लेकिन हरा चलाने जैसा काम कर सकता हूँ। बोले उपाय बता। बोले शाम को घोड़ी जब ठाण पे जाए तो इसके हरा चश्मा लगा लेना। शाम को घोड़ी आई, उसने ठाण पे खड़ी की, हरा चश्मा लगाया, घोड़ी ने देखा तो मोह जो कि हरा ना मिल गया और घोड़ी चपर चपर चलने लगी। थोड़े दिन में हस्तपुष्ट हो गई। ये कांग्रेस पार्टी के लोग भी हरा चश्मा लगाते हैं मौका था जब चुनाव आए, उससे पहले इनके कोई मुद्दे नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई दिशा नहीं। और इसलिए मैं, क्योंकि ये नौजवानों का सम्मेलन है, मैं युवा मोर्चे के साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस धर्मशाला में छोटू राम जी की सरपरस्ती में यहां पर इस सभा का आयोजन किया। नौजवान वो है जिसने जंगे आजादी से लेकर बहुत सारी नई पीढ़ी को तो ये पता नहीं कि देश का विभाजन कैसे हुआ। नेहरू और जिन्ना की जिद पर हिंदुस्तान का विभाजन हुआ। उस विभाजन की कोई दोषी थी तो कांग्रेस पार्टी। विभाजन के बाद जो दूसरा बड़ा दंश हुआ वो था आपातकाल का। जो लोकतंत्र की बात करते हैं, अपने पुरखों से पूछना, बुजुर्गों से पूछना, इस हिंदुस्तान की धरती पर 19 महीने तक लोगों को जेल की सीटों में रहना पड़ा। इस देश का लोकतंत्र पर पहरा बैठा दिया, प्रेस को सेंसरशिप लागू हो गई, लोगों पर मुकदमे बढ़ गए। 19 महीने के उस आपातकाल का हिंदुस्तान की जनता ने जनता पार्टी के उस प्रचंड वेग में ऐसा बदला लिया कि इंदिरा गांधी जैसी तानाशाह उतर गई। एक तीसरा बदलाव आया था श्री राम जन्मभूमि के रूप में। मैं अभी आया तो मेरे को बहुत सारे नौजवानों ने राम राम कही। दोस्तों, राम तो हमारे जीवन का प्राण है। जन्मते हैं तो राम, शादी हो तो मरण हो तो राम, और मरण हो तो राम। यदि हिंदुस्तान से राम को निकाल दें, किसी भी कौम का होगा, लेकिन जिसके भीतर राम नहीं है, आप ही गांव की चौपाल पर चर्चा कहते हो क्या तो राम निकल गए। इस देश में कांग्रेस पार्टी का राम निकल गया, जिसने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि राम नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। ये तो भला हो नरेंद्र मोदी जी का कि आपके एक वोट की ताकत पर उसी अयोध्या की पवित्र भूमि पर राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ और हिंदुस्तान की आस्था को ताकत मिली। और इसलिए निवेदन करना चाहता, ये चुनाव देश के मुद्दों का चुनाव, ये चुनाव नौजवानों का चुनाव है। देश के तिरंगे से प्यार करते हैं, जो संविधान से प्यार करते हैं, जो भारत माता के नारे से प्यार करते हैं, जो राम का गुणगान करते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करने के लिए आया, ये चुनाव जाति पंथ कौम और मजहब का नहीं, ये किसी नारी और गली का चुनाव है नहीं, ये हिंदुस्तान के जमीन और स्वाभिमान का चुनाव है। उसमें हरियाणा का नौजवान मुझे पूरा भरोसा है कि स्वाभिमान की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के साथ और हिसार लोकसभा का नौजवान चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ पूरी मजबूती से खड़ा होगा। मैं इतना भरोसा दे सकता हूँ। जो ज्यादा वोट लोगों ने दिया कांग्रेस के खिलाफ, कहा कि एक अराजकता थी कांग्रेस, 19 का वोट भरोसे का वोट था। और वो भरोसा कामयाब इसलिए हुआ कि दुनिया में सबसे पहले किसी ने देखा कि जब तकलीफ होती है, जब संकट आता है, तब नेता की पहचान होती है। दुनिया में कोरोना जैसी महामारी 100 वर्षों पहले आई। उस कोरोना की महामारी में अभी जिक्र कर रहे थे चौधरी साहब भी, कैप्टन साहब भी, कल्पना करो कि मोदी की जगह राहुल गांधी प्रधानमंत्री होता। ये नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व क्षमता थी कि 9 महीने में भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई और हिंदुस्तान के लोगों को महफूज करने का काम किया। गरीबों को 80 करोड़ अनाज देकर उनके पेट भरने का काम किया। और इसलिए उस नेतृत्व ने हिंदुस्तान को, जब लोग चर्चा करते थे सबसे ज्यादा संकट किसी को होगा तो हिंदुस्तान को होगा, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है। कौन संभालेगा, कौन टीके लगाएगा, कौन अनाज देगा। लेकिन ये चमत्कार दुनिया ने देखा, 140 करोड़ के लोग आज महफूज हैं, सुरक्षित हैं और अपनी रोजी रोटी कमा कर अपनी जिंदगी के साथ में इस हिंदुस्तान के साथ रचे बसे। और इसलिए आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया,
नौजवान तो वो जज्बे वाला नौजवान है जो तिरंगे से प्यार करता, इतना करता है। किसी गांव की घटना, एक सरकारी मार्ग पर तिरंगा फहरा, बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ, उस तिरंगे में आग लग गई, तमाम भी इकट्ठे हो गए। लोगों ने देखा, किसी ने उस तिरंगे को जलने की, बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन 20-22 वर्ष का नौजवान उस सरकारी इमारत पर चढ़ा, उसने उस तिरंगे को जलने से बचा। जब नीचे आया तो लोगों ने कहा, अरे मूर्ख नौजवान, तूने इस कपड़े के टुकड़े के लिए जान जोखिम में डाल दी। उस नौजवान ने कहा, जो हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों की प्रेरणा का शब्द था, उसने कहा, होगा कपड़े का टुकड़ा किसी के लिए, होगा कपड़े का टुकड़ा किसी के लिए, मेरे लिए तो भारत मां की आसमान शान का तिरंगा था, इसके लिए जान की चली जाए तो मुझे करवाना। और इसलिए मुझे लगता है तिरंगे के लिए और भारतीय जनता पार्टी के तिरंगे के लिए आप चौधरी रणजीत सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। मैं इतना भरोसा दे सकता हूं, चौधरी साहब हिसार के लिए, हिसार के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे और आपकी आवाज बनकर वहां पर सदन में मुखरता के साथ नौजवानों के लिए मजबूती से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।